चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जाएंगे एमए ज्योग्राफी का जो 2024-25 का जो पेपर है, सत्र चल रहा है, उसमें भौगोलिक चिंतन के इतिहास का प्रश्न पत्र देखेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। आप पेपर पैटर्न को एक बार समझ लीजिए। आपने बीए में परीक्षा दी होगी, बीए के बाद आप एमए कर रहे हैं, तो ये पेपर शायद आपके या तो एमए प्रीवियस है, अगर सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ तो एमए प्रीवियस में चलता है ये पेपर, या सेमेस्टर में फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ये पेपर आपके चलता है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है, आपके अगर सेमेस्टर चलता है तो सेमेस्टर में देख लीजिएगा आपके सिलेबस में कौन कौन से पार्ट उसमें दे रखे हैं। आधुनिक भूगोलवेत्ता नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें प्राचीन भूगोलवेत्ता होंगे, इसमें यूनानी है और रोमन है और जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, ये सभी होंगे, आधुनिक नहीं होंगे इसमें। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, लगभग सभी यूनिवर्सिटी का एक जैसा है। 20-20 नंबर के प्रश्न होते हैं, आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 20-25 हो जाते हैं, या फिर छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के, और में आते हैं 10 नंबर के, बाकी 80 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बड़े ही आते हैं, ठीक है, छोटे प्रश्नों के चक्कर में आप मत कीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पे जितने भी बड़े प्रश्न बनते हैं आपके इसमें से, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस साल आने वाले हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए, भौगोलिक, अच्छा, ये आप पेपर देने के बाद, परीक्षा देने के बाद जब आओ तो एक बार इसका रिव्यू भी दीजिए, ठीक है, पेपर में से कितने प्रश्न मिले कितने नहीं मिले। देखिए, मेरे ख्याल से इसमें से आपको मैंने 10 से 12 प्रश्न दिए हैं आपको, और आपको 10 से 12 प्रश्नों में 6 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में, और आपको करने नहीं है इतने, करने तो कम ही हैं आपको। देखिए, भौगोलिक ज्ञान के विस्तार में यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं के योगदान को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब ये प्रश्न जो है ना, देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसका उत्तर बहुत बड़ा है। यूनानी विद्वानों में आपको होमर से लेकर के और जो है लास्ट में आपका जो पोम्पोनियस मेला वगैरह जो है, वहाँ तक आपको लिखने हैं। रोमन भूगोलवेत्ताओं में आपको स्ट्रेबो, टोल्मी, इन दोनों विद्वानों का महत्वपूर्ण वर्णन करना है। तो इसमें आपको अनेक्सिमेंडर भी आ गया, हेकेटियस भी आ जाएंगे आपके, हेरोडोटस भी आ जाएंगे, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात वगैरह जितने भी विद्वान हैं, उन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। कौन कौन से विद्वान हैं, कौन उनके क्या क्या योगदान है भूगोल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख उद्देश्यों और लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। भूगोल की परिभाषा देनी है आपको। भूगोल कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या उसको परिभाषित किया है, टोल्मी ने क्या किया है, हॉटशॉन ने कैसे किया है, रेटजेल ने कैसे किया है। 4-5 परिभाषाएं दे करके आप अपने अनुसार परिभाषा लिखिए, और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। यहाँ पर कोशिश करें रेखा चित्रों के माध्यम से आप करें। अगला प्रश्न जो बनता है वो है जर्मन भूगोलवेत्ताओं का योगदान आधुनिक भूगोल के विकास में। जर्मन भूगोलवेत्ता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल तिबल जितने स्टार लगाना चाहिए आप लगा लीजिए। जर्मन भूगोलवेत्ता, इसमें आपको जो है बहुत सारे विद्वान मिल जाएंगे आपको जर्मनी के, उन सभी का योगदान आधुनिक भूगोल में, ठीक है ना। वारेनियस से शुरू हो जाता है काल, हम्बोल्ट और रिटर इसके आधार और रीड है, उन दोनों को आपको पढ़ना है। रेटजेल वगैरह है, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल क्या है, हम्बोल्ट और रिटर का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देखिए, क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल, ये प्रश्न मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है, हालांकि ये दोबारा प्रश्न भी आएगा कहीं ना कहीं, इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम्बोल्ट जो है वो क्रमबद्ध भूगोल को महत्व देते थे, और रीटर जो है वो प्रादेशिक भूगोल को देते थे। तो अगर ये हम्बोल्ट और रीटर नहीं आए तो भी आपको क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में अंतर पूछे तो इन्हीं का वर्णन करना है, ठीक है ना। तो हम्बोल्ट और रीटर के बारे में आपको बताना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, उसी तरीके से अध्ययन करना है। ये दोनों एक ही कालीन थे, मतलब समकालीन थे, ये एक साथ ही इन्होंने जो है अध्ययन किया है। रीटर जो है कुर्सी पे बैठ के काम किया था, हम्बोल्ट जो है मैदान में जा कर के इसने काम किया, तो ये ज़्यादा अनुभवी, हालांकि ये बड़े भी थे इससे। दोनों का मरने का काल भी एक ही है, 1859 में दोनों की एक साथ मृत्यु हुई। तो बहुत ज़्यादा इनमें सिमिलर बातें हैं, और कुछ बातें एक दूसरे के विपरीत भी है, वो तुलना करनी है आपको। अंधयुग से क्या तात्पर्य, देखिए, भूगोल का विकास, एक प्रश्न ये भी बनता है, भूगोल के विकास पर वर्णन कीजिए। सबसे पहले शास्त्रीय काल आता है, शास्त्रीय काल, और शास्त्रीय काल कब से आता है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से, कब से, 600 ईस्वी पूर्व से, और वो रहता है 300 ईस्वी तक, यानी कि 900 साल तक का ये कार्यकाल रहता है। फिर शास्त्रीय काल के बाद जो है ईसाई धर्म का बोलबाला हो जाता है, तो फिर अंधयुग आता है। अंधयुग, ईसाई धर्म का बोलबाले से मतलब ये है कि
पादरियों का महत्व बढ़ गया था, बाइबल को ज़्यादा महत्व देने लगे और जितना भी ज्ञान था वो सबको मिथ्या मान लिया गया और बाइबल को सच मान लिया गया। इसलिए उसको अंधयुग कहते हैं। कोई खोज वगैरह कुछ नहीं हुई इस काल में। लेकिन उसी काल में क्या है, अरब में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ और मुस्लिम जो भूगोलवेत्ता थे उनका योगदान बढ़ने लगा। तो अंधयुग की ईस्वी जो है 300 ईस्वी से लगभग 1100 ईस्वी है। इस दौरान अरब भूगोलवेत्ता आए थे। तो प्रश्न यही है कि अंधयुग से क्या तात्पर्य है। अरब भूगोलवेत्ताओं अल बरूनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत भी आए थे। अल मसूदी, इन्होंने भी भारत की जलवायु के बारे में वर्णन किया है। और अल इदरीसी, इन्होंने भी जो है टोलमी के कार्यों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उनके योगदान को बताइए। तो अल बरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मसूदी और अल इदरीसी एक और है इब्न बतूता, उनके बारे में आपको लिखना है, उनके योगदान को पढ़ना है। लेबेंसरोम क्या है, अगला प्रश्न है लेबेंसरोम। देखिए लेबेंसरोम क्या उदाहरण दी है रेटजेल ने। और जेनेरे डीवाई ये क्या है, ये जीवन पद्धति है कि विडाल डी लाब्लांच ने दी है। इनकी अवधारणाओं को बताना है आपको और इनका भूगोल में वर्णन, यानी कि रेटजेल और विडाल डी लाब्लांच का भूगोल में क्या योगदान है, इनके योगदान के बारे में लिखना है। क्या क्या इन्होंने किया है, कौन कौन सी पुस्तकें वगैरह सब। ड्यूलिज्म क्या होता है, द्वैतवाद क्या है। देखिए ड्यूलिज्म, द्वैतवाद, दो अलग अलग विचारधाराएं होती है। जब दोनों विचारधाराएं आपस में एक साथ टकराती है उसी को ड्यूलिज्म कहते हैं। जैसे क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, ये क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल। एक तो बोलता है मैं पूरी विश्व को एक इकाई मान करके अध्ययन करेंगे, जैसे जलवायु है, जलवायु में पूरी दुनिया की जलवायु होगी। लेकिन अब जलवायु के संदर्भ में आप राजस्थान की जलवायु की बात करेंगे, भारत की जलवायु की बात करेंगे, तो वो प्रदेश हो जाएगा, एक प्रदेश विशेष की बात होगी। तो वहाँ पे जो है वो प्रादेशिक अध्ययन हो जाएगा। तो ये क्रमबद्ध और प्रादेशिक यही है। क्रमबद्ध में तो एक इकाई मान करके, प्रादेशिक में अलग अलग इकाइयों के रूप में उसको अध्ययन किया जाता है। तो ये द्वैतवाद उत्पन्न हुआ था। इसको कौन कौन से विवाद भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक मशहूर विवाद है हॉटशॉन और शेफर का विवाद, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत कठिन पेपर है होने को तो ये, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, हिस्ट्री की तरह है। जो पेपर का नाम ही भौगोलिक इतिहास है। अगला प्रश्न जो है वो है इमैनुअल कांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी इन्होंने एक वायव्य राशि परिकल्पना भी दी थी। इनके बारे में आपको बताना है। ड्यूलिज्म के पिता ही है, द्वैतवाद इन्होंने ही शुरू किया है। वारेनियस, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया है द्वैतवाद को, बर्नहार्ड वारेनियस, 17वीं शताब्दी इनकी शताब्दी कही जाती है। इसके अलावा हेरोडोटस इतिहास के पिता है। अनेक्जिमेंडर, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को परिधि का मापन करने की कोशिश की। मैप, मानचित्र इन्होंने बनाने की कोशिश की। और इरेटोस्थनीज, इन्होंने भूगोल शब्द दिया, भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं ये। और हिप्पार्कस, हिप्पार्कस ने एक यंत्र बनाया था जिसका नाम है नोमोन। तो ये सारे विद्वान हैं, इन सारे विद्वानों के बारे में आपको वर्णन करना है। इन सारे विद्वानों के, नोमोन ने एस्ट्रोलेब बनाया था, इन्होंने एस्ट्रोलेब। तो इन सभी के बारे में आपको वर्णन करना है, क्या क्या इन्होंने किया है, क्या क्या नहीं किया, उन सभी के बारे में आपको थोड़ा 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 पढ़ के जाना है। आएगा इनमें से एक दो ही, लेकिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए। बहुत सारे और भी है लेकिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए, इनको तो पढ़ के जाइए, ज़रूर यहाँ से आपको प्रश्न मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है भूगोल में, मात्रात्मक क्रांति के परिणामों को समझाइए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। मात्रात्मक क्रांति 1950 के बाद भूगोल में जो है थ्योरी की जगह पे जो है भूगोल को और अच्छा बनाने के लिए इसमें गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाने लगा और सारी चीज़ों का जो है गणितीय अध्ययन किया जाने लगा। तो उसी को मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया जाने लगा। गुण को कम माना गया, मात्राओं को ज़्यादा, यानी कि क्वालिटी कम क्वांटिटी ज़्यादा चीज़ें जो है परिभाषित की जाने लगी। नियतिवाद, संभववाद, ये तो बच्चा ही बता देगा जिसने भूगोल में पढ़ी हुई है हल्की फुल्की 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में। नियतिवाद विचारधारा, इसकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचना में आप संभववाद भी बता दोगे। नियतिवाद और संभववाद दोनों विचारधाराओं को आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद है उत्तर आधुनिकवाद, आधुनिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियों को समझाइए। उत्तर आधुनिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियों को, इसमें बहुत सारी विचारधाराएं चलती है, उन सारी विचारधाराओं के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। जैसे अब रेडिकलिज्म चलती है, आदर्शवाद है, प्रत्यक्षवाद है और इसके अलावा व्यवहारवाद है, ये सारी विचारधाराएं चलती है। ये उत्तर आधुनिक भूगोल की विचारधारा है, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। भूगोल में प्रतिमान क्या है, पैराडाइम, टी.एस. कुहन नाम के एक विद्वान आए, उन्होंने प्रतिमान के बारे में बताया, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। नेक्स्ट है रेडिकलिज्म, अतिवाद, रिचर्ड पीट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने ये शुरू किया था। यानी कि जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, एक तरीके से क्रांतिकारी भूगोल है। इसका भी आलोचनात्मक वर्णन पढ़ के जाइए आप, ज़रूर ये प्रश्न आएंगे। प्रत्यक्षवाद
आदर्शवाद, मात्रात्मक क्रांति, अतिवाद, व्यवहारवाद, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं दो, एक नहीं दो आते हैं। तो इनको पढ़ के जाइए, कठिन जरूर हो सकता है आपके लिए, लेकिन प्रश्न यहीं से बनेगा भाई। भूगोल के विकास में भारतीय प्राचीन पौराणिक वैदिक भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर वगैरह जो हुए हैं, इनके विद्वानों को पढ़ के जाना है आपको, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत में भूगोल के विकास और समस्याओं पर लेख लिखना है। भारत में भूगोल के विकास और समस्याओं पर लेख। भारत में जो है क्या क्या भूगोल की समस्याएं रही है, किस तरीके से भारत में भूगोल का विकास हुआ, उन सारी चीज़ों पर। और इसके अलावा मैंने 2-3 प्रश्न और दिए हैं। हेटनर और हॉटशन का विवाद मैंने आपको बताया था अभी, उनका योगदान। हेटनर ने क्षेत्रीय भूगोल की बात की है। और स्थानिक तंत्र की संकल्पना क्या होता है, स्पेशियल सिस्टम। मानव भूगोल और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लांश ब्रूंश वगैरह, डिमांजिया। अमेरिकी भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल, सैम्पल का नाम आता है, डेविस का नाम आता है, इनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये भूगोल का पेपर रहा है आपका। निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न आने वाले हैं, पढ़ के जाइएगा इसको। और अगर कोई समस्या आती है तो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं।